students, welcome to the class of Quality Assurance, and this course is in B Pharm 6th semester, and this course is basically quite relevant to the what are the different types of aspects and things that are related to the working of the pharmaceutical industry. So, one of the very important part is documentation. In the previous classes we have discussed about the master formula record, batch formula record, then standard operating procedures, quality audits, another very important aspect. And in this lecture I will inform you about the quality review and quality documentation. So, this is the topic for today's lecture, and let's start. And I am Dr. Alankar Srivastava, Associate Professor, Kite Group of Institution, Ghaziabad. So, the first of all, सबसे पहले तो क्वालिटी रिव्यू क्या होता है, व्हाट इज दिस क्वालिटी रिव्यू। तो देखिए यूएस एफडीए का एक रिक्वायरमेंट है, यूएस एफडीए रिक्वायर्स दैट द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ ईच ड्रग प्रोडक्ट मस्ट बी इवैल्यूएटेड एट लीस्ट वंस ए ईयर। तो देखिए ठीक है, कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली एक क्वालिटी का बना रही है, ठीक है, दैट्स ओके, बट फिर भी एफडीए ये रिकमेंड करता है, ये यहाँ पर इसका एक स्ट्रेट रिक्वायरमेंट है कि आप कम से कम वंस इन ए ईयर अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको वो रिव्यू करना है। दैट इज एक्चुअली द रिव्यू ऑफ द क्वालिटी। तो यहाँ एफडीए का सीधे सीधे एक रिक्वायरमेंट है। ऑल्दो यू आर मैन्युफैक्चरिंग द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, आप ऐसा कर रहे हो, आप सारे ऑपरेशंस आपके ठीक हैं, पर स्टिल क्वालिटी रिव्यू इज रिक्वायर्ड। कई बार क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को वापस से रिव्यू करते हैं तो हमें कुछ यहाँ पर लैकुना मिलता है, हमें लगता है कि नहीं कुछ पार्ट जो है वो मिसिंग है। फिर हम उस मिसिंग पार्ट को क्या करते हैं, ठीक करते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है उससे क्या होगा, कंसिस्टेंटली धीरे धीरे करके वो इम्प्रूव होगी। अगेन वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा, आपके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपका प्रोडक्ट का एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगा, ज़्यादा ट्रेड होगा, ज़्यादा बिजनेस होगा, और अल्टीमेटली वो प्रॉफिट आप ही को होगा। तो इसीलिए यूएस एफडीए का एक यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी है कि आपको क्वालिटी रिव्यू भी करना है एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। और सिर्फ एफडीए की ही बात नहीं है, बहुत सी ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जिसमें कि आपको देखोगे और करीब करीब ऐसी ही सिमिलर रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को रिव्यू करना चाहिए। आप वापस से देखिए कि आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी वाकई में अच्छा है कि नहीं। और देखिए कोई प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी अगर मान लीजिए अच्छी है तो वो और अच्छी भी हो सकती है। तो ये हम कैसे जानेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और अच्छी हो सकती है। ज़्यादा बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने में आपको कोई लिमिटेशन थोड़ी ना है, कोई बाउंडेशन थोड़ी ना है। अगर फार्माकोपिया रिकमेंड करती है कि 98 to 102% आपका प्रोडक्ट होना चाहिए और आपका जो प्रोडक्ट है 99% प्योर है फॉर एग्जांपल, तो आपको 100% बनाने से कौन रोक रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो इसीलिए क्वालिटी रिव्यू को परफॉर्म किया जाता है। देन प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यूज हैव बिकम एन एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ जीएमपी रिक्वायरमेंट। तो इसीलिए ये जीएमपी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है और इंटरनेशनली इसको एक्सेप्टेंस मिला हुआ है कि आपको अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी का जो रिव्यू है वो टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है एंड दी एडिशनल कंट्रोल्स ओवर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट। तो वही बात कर रहा था, जब आप क्वालिटी को रिव्यू करोगे आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है या हो सकता है होगी भी। उससे आपका जो प्रोडक्ट है वो और बेटर क्वालिटी का बन सकता है। ज़्यादा बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट आप बनाओ, आपको ही फ़ायदा होगा, इससे फार्मा इंडस्ट्री को ही फ़ायदा होगा, अल्टीमेटली इसको फ़ायदा पब्लिक को होगा। इसीलिए आप देखोगे जितनी भी अच्छी रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं वो क्वालिटी रिव्यू के ऊपर फोकस करके रखती हैं। देन प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू इज़ ए मैकेनिज्म, ये एक तरह का मैकेनिज्म है टू एंश्योर दैट द डेटा कैप्चर्ड बाय द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम इज रिव्यूड फॉर ट्रेंड्स
एंड दिस टूल कैन सपोर्ट ए कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट एनवायरनमेंट। तो जब आप क्वालिटी को रिव्यू करेंगे तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि ऐसा करने से आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और बेटर हो सकती है। तो आप उसके लिए इनिशिएटिव लोगे, आप स्टेप्स लोगे, आप धीरे धीरे करके आप देखोगे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पहले से काफ़ी बेटर ऑटोमेटिकली होते जाएगी। तो देयर विल बी ए कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होगा और उससे सबको फ़ायदा होगा। तो प्रोडक्ट का क्वालिटी रिव्यू इज़ डिज़ाइन फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रिकमेंडेशन फॉर रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट। तो कई बार क्या होता है, हमें ये पता चला कि भाई जो अगर हम ऐसे कुछ एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर लें जो कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही स्पेशलाइज्ड है उनका, मान लीजिए जैसे क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा फील्ड होता है, क्रिस्टल्स कई बार हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, पर्टिकुलर क्रिस्टल मिल जाएं तो वो क्रिस्टल्स जो होंगे वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को सीधे सीधे अफेक्ट करते हैं। तो आपने ऐसे एम्प्लॉयज़ लोगों को हायर किया, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हुई। ठीक है, तो इसीलिए कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए, रिकमेंडेशन के लिए इस क्वालिटी रिव्यू को एक्चुअली में परफॉर्म किया जाता है। देन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ इस PQR का, प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू का? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाइंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आपका जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो किस हद तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। मान लीजिए कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो एक दिन तो ठीक काम करता है, अगले दिन थोड़ा सा गड़बड़ होती है, तीसरे दिन फिर आपका ठीक होता है, चौथे दिन फिर कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ये हमें जो ट्रेंड है वो कैसे पता चलेगा? क्वालिटी रिव्यूज़ पता चलेगा। ऑल्दो ठीक है वो आप रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर रहे हो, प्रॉब्लम का मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि वो आपका प्रोडक्ट फेल हो जाए, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम इज़ देयर। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ये हमको कैसे पता चलेगी? क्वालिटी रिव्यूज़ पता चलेगी। जब आप रिव्यू करोगे तो आप क्या करोगे, आप ट्रेंड भी देखोगे कि आपका प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से जा रहा है। तब आपको समझ में आएगा कि क्वालिटी में कहाँ पर प्रॉब्लम है और कहाँ पर एक्चुअल इम्प्रूवमेंट का चांस है। So this is the thing. Then verify the appropriateness of the current specifications for both starting material and finished product. तो starting material जो होगा वो finished product होगा, इन सब चीज़ों का जो specifications हैं वो properly maintained हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो that is also one of the important objective of this quality review. Then हाईलाइट एनी एडवर्स क्वालिटी ट्रेंड्स। कोई आपका क्वालिटी ट्रेंड है वो हाईलाइट हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपने जब ट्रेंड को चेक किया तो आपको पता चलता है कि हर महीने आपका एक बैच जो होता है वो फेल हो जाता है। तो ये कोई बैच जो फेल हो रहा है उसका जो लॉस है वो तो आप ही को हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट का चांस है। तो इस इम्प्रूवमेंट को आप यहाँ पर इम्प्रूव करोगे तो आप ये क्या करोगे, अब आपका पहले क्या हो रहा था कि मान लीजिए कि महीने में एक बैच फेल हो रहा था, अब क्या होने लगा कि अब आपका 6 महीने में एक बैच फेल होता है। हालांकि बैच फेल होना अगेन वो कोई अच्छी बात नहीं है, पर फिर भी आपने यहाँ पर इम्प्रूवमेंट तो किया ना। तो ये जो ट्रेंड है इसको आप इम्प्रूव कैसे करोगे? अगेन क्वालिटी ऑडिट के थ्रू ही आप यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। देन आइडेंटिफाई प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। आपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया और प्रोसेस को इम्प्रूव किया। अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करोगे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए WHO का भी यहाँ पर गाइडलाइन है कुछ। तो WHO यहाँ पर क्या बोलता है कि रेगुलर पीरियडिक एंड रोलिंग क्वालिटी रिव्यूज़ होने चाहिए हर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का। एक रेगुलर होना चाहिए, पीरियडिक मतलब एक बीच बीच में होते रहना चाहिए, और रोलिंग में होना चाहिए, है ना, रोल होते रहना चाहिए। अभी एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट का तीसरे प्रोडक्ट का ये कंटिन्यू यहाँ पर चलते रहना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट का रिव्यू होते रहना चाहिए, इंक्लूडिंग दी एक्सपोर्ट ओनली प्रोडक्ट। जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो स्टार्टिंग मटेरियल हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, इन सब चीज़ों का आपको यहाँ पर अप्रोप्रिएटनेस, जो भी प्रोसेस हैं उनके अप्रोप्रिएटनेस का आपको क्लियर यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। और अगर कोई चांस है इम्प्रूवमेंट का तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए भी आपको स्टेप्स और जो इनिशिएटिव्स हैं वो लेने होंगे। कोई भी आपको यहाँ पर ट्रेंड पता चलता है कि ये जो ट्रेंड है ये हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो क्यों नहीं आप इम्प्रूव कर सकते? बिल्कुल आपको करना चाहिए। आपका बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा, उसकी सेल जो होगी वो इम्प्रूव होगी। अल्टीमेटली इसका जो बेनिफिट है वो पब्लिक और
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दोनों ही उसका बेनिफिट उठाएंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो ज़्यादा बेटर अपने आप ही हो जाएगा। देन सच रिव्यूज़ शुड नॉर्मली बी कंडक्टेड एंड डॉक्यूमेंटेड एनुअली। तो कम से कम देखिए यहाँ पर भी WHO भी क्लियरली कह रहे हैं कि ये चीज़ एनुअली होना चाहिए। टेकिंग इनटू अकाउंट प्रीवियस रिव्यूज़ एंड शुड इंक्लूड एटलीस्ट, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला, रिव्यू ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल यूज फॉर द प्रोडक्ट। तो WHO ये कह रहा है कि ये सारी चीज़ें देखिए इसमें होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ पिछला जो रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। पिछला रिपोर्ट मान लीजिए जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, पहले आपका महीने में एक प्रोडक्ट फेल होता था, फिर आपने उसको खींच करके 6 मंथ्स पे कर दिया, 6 मंथ्स में जा करके अब आपका प्रोडक्ट फेल होता है। तो उस 6 मंथ्स की जो आपकी रिपोर्ट बनी, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपने जब इम्प्रूवमेंट किया तो ये जो टाइम है ये आपका ईयरली हो गया। अब आपका पर ईयर आपका एक बैच फेल होता है। तो ये जो ट्रेंड है आप देखोगे, आप इम्प्रूव कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी सस्टेनली यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, उसकी बेटर हो रही है। तो इसीलिए पिछला जो आपका ट्रेंड था वो क्या था, ये भी आपको यहाँ पर क्लियर पता होना चाहिए। इसके साथ देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी। रिव्यू ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल एंड पैकेजिंग मटेरियल, जितने भी यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल होगा, पैकेजिंग मटेरियल जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड है, स्पेशली फ्रॉम द न्यू सोर्स। क्यों कई बार क्या होता है कि हम किसी नए सोर्स से अपने प्रोडक्ट को, अपने रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करते हैं, तो उसका यहाँ पर रिव्यू आपको करना पड़ेगा। एंड इन पर्टिकुलर द रिव्यू ऑफ क्वालिटी चेन ट्रेसिबिलिटी ऑफ द एक्टिव सब्सटेंसेस। आपको क्लियरली ये ट्रेस करना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो एक्चुअली में सस्टेन्ड है, वो मेंटेन है या नहीं है। सेकंड, ए रिव्यू ऑफ द क्रिटिकल इन प्रोसेस कंट्रोल। जितने भी इन प्रोसेस कंट्रोल्स आप यूज़ करते हो उन सब चीज़ों का रिव्यू, अगर आपने उसको रिव्यू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई जो टेस्ट है जिसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो अगेन देयर इज़ अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, आप उसको ठीक करो। इन प्रोसेस कंट्रोल्स बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का, जो कैप्सूल का शेल होता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का, उसका भी टेस्टिंग होता है और उसका भी आपको यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल करना है। तो जितने भी इन प्रोसेस कंट्रोल होंगे जो मैन्युफैक्चरिंग में आपने किए, उनको भी आपको क्रॉस चेक करना है, उनको वेरीफाई करना है। एंड दी फिनिश प्रोडक्ट रिजल्ट्स, इन सब के जो रिजल्ट्स हैं उनको आपको यहाँ पर प्रॉपरली देखना है कि क्या हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई और बेटरमेंट का चांस है, और है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। देन रिव्यू ऑफ ऑल बैचेस दैट फेल टू मीट द एस्टैब्लिश्ड स्पेसिफिकेशंस एंड देयर इन्वेस्टिगेशन। अगेन देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। कभी देखो बैच कोई फेल भी होगा, तो फेल होगा तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसके इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट क्या रहा, व्हाट आर द रिजल्ट। आपने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें क्या आपको पता चला कि क्या उसमें कमी है और उस कमी को आपने कैसे ठीक किया। ए रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट डेविएशन और नॉन कन्फर्मेंसेस। कई बार क्या होता है कि कोई काम होता है जिसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं एंड देयर में भी सम डेविएशन। अगर कोई मिस्टेक्स हैं या फिर कोई डेविएशंस हैं तो उसको आपने किस तरह से हैंडल किया। डेविएशन, कन्फर्मेंस एंड रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द रिजल्ट कापा। आपने करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव जो एक्शंस थे वो जो लिए हैं उनकी इफेक्टिवनेस कितनी हुई। आपने एम्प्लॉय को ट्रेन कर दिया ताकि मिस्टेक्स ना हो, तो मिस्टेक्स आपकी दोबारा होनी बंद हो गई। ये यहाँ पर आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि मिस्टेक्स अब नहीं हो रही है, आपके प्रोडक्ट के जो बैचेस हैं वो फेल नहीं हो रहे। देन ए रिव्यू ऑफ ऑल चेंजेस मेड टू द प्रोसेसेस और एनालिटिकल मेथड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। जितने भी चेंजेस आपने प्रोसेसेस के किए या एनालिटिकल मेथड्स में आपने कोई चेंज किया है, ये सब आपने यहाँ पर प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर लिया है। देन ए रिव्यू ऑफ डोजियर वेरिएशंस। जो डोजियर्स हैं उनके जो वेरिएशंस हैं, अलग अलग तरह के जो डोजियर्स होते हैं उनको, उनमें जो क्या आपने कुछ वेरिएशंस किए हैं दैट आर सबमिटेड, ग्रांटेड और रिफ्यूज्ड। कई बार क्या होता है कि हमने डोजियर सबमिट किया और वो उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है रेगुलेटरी एजेंसी से। क्यों? ऑब्वियसली उसके पीछे कोई रीज़न होगा। अब रीज़न है तो वो रीज़न क्या था ये भी आपको यहाँ पर उसको रिव्यू करना पड़ेगा कि भाई आप कोई रिफ्यूज़ किया गया है तो उसके पीछे रीज़न क्या था और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मे बी हम अपने प्रोडक्ट को कुछ ऐसा करें कि वो
इम्प्रूव हो और रेगुलेटरी एजेंसी उसको एक्सेप्ट करे, और एक्सेप्टेंस करने के बाद आपके प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उसमें डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट आएगा. देन ए रिव्यू ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द स्टेबिलिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम एंड एनी एडवर्स ट्रेंड. अब कई हम लोग जो फॉर्मुलेशंस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग में भी हमें ये क्लियरली पता होना चाहिए कि इसमें कोई एडवर्स इवेंट्स तो हमें पता नहीं चल रहे हैं. जब स्टेबिलिटी टेस्टिंग हम कर रहे हैं और हमें ये पता चल रहा है कि मान लीजिए कि जो ड्रग है वो उसका ऑक्सीडेशन अगर काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो सीधी बात है कि आपको अपने ड्रग आपको प्रोडक्ट को ऑक्सीडेशन से बचाना है, तो आपको ऐसे मेजर्स यूज़ करने पड़ेंगे कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कम से कम आए. तो इससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर होगी, इम्प्रूव होगी, और प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर होगी. अगेन आपने यहाँ पर क्वालिटी रिव्यू के थ्रू अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर लिया. तो कई बार क्या ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो ड्रग है वो स्टेबल कैसी है, किस तरह से है. अगेन उसके लिए हमें स्टेबिलिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम होगा और स्टेबिलिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के थ्रू ही आपको ये चीज़ पता चलेगी. तो इसको भी यहाँ पर रिव्यू के लिए यूज़ किया जाता है, इसका जो डेटा होता है. देन ए रिव्यू ऑफ ऑल क्वालिटी रिलेटेड रिटर्न्स. कई बार क्या होता है कि इंस्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट कि जो प्रोडक्ट होता है वो मार्केट से रिटर्न वापस आ जाता है. तो क्वालिटी से रिलेटेड अगर कोई इशू है जो कि मार्केट से रिटर्न आया है, कंप्लेंट्स कोई हुई हैं या फिर कोई रिकॉल हुआ है एंड द इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म्ड, है ना, ऐसा कुछ भी आपने किया है जो कि मतलब मार्केट से रिकॉल आ गया, कंप्लेंट्स होती हैं. कई बार क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने प्रोडक्ट को खुद ही रिकॉल कर लेती है मार्केट से, तो मार्केट से आपने खुद ही रिकॉल कर लिया अपने प्रोडक्ट को, ऐसा कुछ भी हुआ है तो जाहिर है कि उसके लिए आपने इन्वेस्टिगेशन किया होगा. मान लीजिए कि कंप्लेंट कस्टमर ने किया है या फिर रेगुलेटरी एजेंसी ने आपको सीधे ही कंप्लेंट किया है कि, या फिर आपको किसी प्रैक्टिशनर ने कंप्लेंट किया है, फार्मासिस्ट ने कंप्लेंट किया है, अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स हैं. तो उनका जो इन्वेस्टिगेशन है, जो क्वालिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो कि मार्केट से आपको मिला है, उसका जो इन्वेस्टिगेशन है उसको भी आपका यहाँ पर रिव्यू करना पड़ेगा. उसके बाद देखो क्या आएगा, ए रिव्यू ऑफ ए एडिक्वेसी ऑफ एनी अदर प्रीवियस करेक्टिव एक्शन ऑन प्रोडक्ट, प्रोसेस और इक्विपमेंट. अब ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, हमें साल में एक बार करना ही करना है. तो अगर आपने मान लीजिए कि कोई ऐसा कुछ रिव्यू किया है किसी और करेक्टिव एक्शन में, कोई और करेक्टिव एक्शन आपने एक्चुअली में किया था, अब उसको आपको रिव्यू करना है ऑन प्रोडक्ट, प्रोसेस और एनी अदर इक्विपमेंट, तो वो भी आपको यहाँ पर उसको भी रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपने जो करेक्टिव एक्शन लिया है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. मान लीजिए कि कोई मिस्टेक हो जाती है, देयर इज़ एनी डेविएशन, तो आपने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी. अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने के बाद अब आपने ये देखा कि हाँ मिस्टेक्स होना बंद हो गई, लेकिन इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है कि भाई आपने ट्रेनिंग तो दे दी लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. तो आपको ये कैसे पता चलेगा, अगेन आपको रिव्यू करोगे तभी आपको पता चलेगा. देन द पोस्ट मार्केटिंग कमिटमेंट फॉर न्यू डोजियर एंड वेरिएशन टू दी डोजियर. तो पोस्ट मार्केटिंग जो कमिटमेंट्स हैं, आपने मार्केटिंग की, मार्केटिंग के बाद जो कमिटमेंट्स होते हैं, है ना, नए डोजियर में इनमें कोई वेरिएशन है, तो ये सब भी आपको यहाँ पर रिव्यू करना पड़ेगा. देन क्वालिफिकेशन स्टेटस ऑफ रिलेवेंट इक्विपमेंट, जो भी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, HVAC है, वाटर और कंप्रेस्ड गैसेज हैं, and a review of the results of monitoring the output of such equipments or facilities. तो इन सब इक्विपमेंट एंड यूटिलिटीज़, इन सब चीज़ों को भी आपको यहाँ पर रिव्यू करना पड़ेगा. कई बार क्या होता है, हमें इक्विपमेंट में प्रॉब्लम होती है, हमें पता ही नहीं होता. देन ए रिव्यू ऑफ ए टेक्निकल एग्रीमेंट टू इंश्योर दैट ऑल आर अप टू डेट. तो जो कुछ भी है आपके पास, जो कुछ भी फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज़ अप टू डेट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है. तो इसके लिए आपको एक रिव्यू करना पड़ेगा. देन क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है. क्वालिटी रिव्यू तो हमने समझ लिया. क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन प्लेज एन की रोल इन दी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. और ये जो QMS होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसमें अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं. तो कौन कौन से तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप लोगों को यहाँ पिक्चर दिख रहा होगा, एक हायरार्की है डॉक्यूमेंटेशन की. तो इसमें आप लोग देखेंगे तो सबसे ऊपर क्या होता है, दैट इज़ क्वालिटी मैनुअल.
और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल हो आप लोग देख रहे होगे दैट इज़ पॉलिसी, फिर प्रोसीजर, देन वर्क इंस्ट्रक्शन, और फाइनली आप लोग जो इस ट्राइंगल का बेस देख रहे होंगे दैट इज़ एक्चुअली रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर आप ये एक तरह का हायरार्की है जो कि मेंटेन किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन का इन दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो आप एक एक करके समझते हैं कि ये जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं राइट फ्रॉम क्वालिटी मैनुअल टू दी रिकॉर्ड्स, ये एक्चुअली में क्या होते हैं और इनका एक्चुअली में क्या रिलेवेंट है इन दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो क्वालिटी मैनुअल की। क्वालिटी मैनुअल क्या होता है? तो क्वालिटी मैनुअल एक्चुअली में एक टॉप टियर हायरार्की है। आप लोग ने देख लिया होगा वो जो ट्राइंगल है अभी जो पिछली स्लाइड में दिखाया गया, उसमें जो सबसे टॉप में जो डॉक्यूमेंट होता है दैट इज़ एक्चुअली दी क्वालिटी मैनुअल। और क्वालिटी मैनुअल को एक्चुअली में बनाने का, क्वालिटी मैनुअल, क्वालिटी पॉलिसी, और इसको एक्चुअली में बनाने की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टॉप मैनेजमेंट की ही होती है, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट होगा वही एक्चुअली में ये डिसाइड करेगा कि व्हाट आर दी कंपनीज गोल्स, मिशंस एंड विज़न। किसी भी कंपनी का क्या उसका गोल होगा, क्या उसका मिशन होगा और क्या उसका विज़न होना चाहिए, वो एक्चुअली में करने क्या वाली है, वो किस तरह का प्रोडक्ट को बनाने वाली है। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये तो टॉप मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा। इसीलिए क्वालिटी पॉलिसी में क्वालिटी मैनुअल में पूरी तरह से जो मैनेजमेंट होता है वो इन्वॉल्व होता है। देन उसके बाद आते हैं, दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग इज़ दी क्वालिटी पॉलिसी। क्वालिटी पॉलिसी क्या होती है? क्वालिटी मैनुअल एक बहुत ही छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होगा, बड़ी फाइल होगी इसकी, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि ये सिंपली 2-3 पेज का ही डॉक्यूमेंट हो, लेकिन क्वालिटी पॉलिसी जो होता है उससे थोड़ा सा इलेबोरेट डॉक्यूमेंट होगा। बेसिकली ये एक्चुअली में क्या होता है, रिप्रेजेंट द डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन should state the commitment of the organization to quality, continual improvement, and usually used for promotional purpose and displayed in organizational premises। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी से रिलेटेड पॉलिसी क्या है कि वो एक्चुअली में क्या बनाने वाला है और उसका इंटेंशन क्या है, ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, दीज ऑल आर द एक्चुअली दी क्वालिटी पॉलिसी। और कई बार क्या होता है कि ये जो क्वालिटी पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ये ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग जगहों पे प्रमोशन के लिए यूज़ करती है, और उस प्रमोशन के लिए उसके लोग और उसके उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो ख़रीदेंगे। जैसे कोई प्रोडक्ट है जो कंपनी है जो कह रही है कि हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी ऐसा है कि वो ख़राब हो ही नहीं सकता, आपको प्रोडक्ट ख़राब मिल ही नहीं सकता, तो लोग ऑटोमेटिकली उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट होंगे क्योंकि उसका प्रोडक्ट ख़राब नहीं है। तो ये जो क्या है क्वालिटी पॉलिसी, अगेन दिस विल बी डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। तो क्वालिटी पॉलिसी एक्चुअली में ये शो करता है एक तरह के जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, और ये एक्चुअली में कमिटमेंट शो करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कि वो एक्चुअली में करने क्या वाले हैं। थर्ड थिंग इज़ दी क्वालिटी प्रोसीजर्स, कि क्वालिटी से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स होंगे वो क्या होंगे, कौन कौन से जो मेथड्स हैं जिसको कि आप यूज़ करोगे, और उस मेथड्स को आप यूज़ करोगे तो हु शुड डू, मतलब कौन उसे करेगा, व्हाट, व्हेन एंड वेयर, कब कौन करने वाला है, कब करने वाला है, और वेयर आप उसको कैसे करोगे। ठीक है, तो आपको अगर प्रोडक्ट गाजियाबाद में बनाना है या फिर आपको लखनऊ में बनाना है तो आप उसको कहाँ बनाओगे और कहाँ उसको सेल करोगे, ये क्वालिटी प्रोसीजर है। ये पूरी तरह से आप यहाँ पर डिस्क्राइब करोगे कि आप अपने काम को कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हो। तो दैट आर एक्चुअली दी क्वालिटी प्रोसीजर्स। ठीक है, तो व्हाट आर द मेथड्स टू बी यूज्ड, हु शुड बी, देन व्हाट, व्हेन एंड वेयर, ये सब चीज़ों के यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनके यहाँ पर क्लियर आंसर्स होते हैं। इसके बाद आता है देखो वर्क इंस्ट्रक्शंस। तो वर्क इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? वर्क इंस्ट्रक्शंस बेसिकली एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दीज आर दी स्पेसिफिक टू द डिपार्टमेंट। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। फार्मा इंडस्ट्री है तो F&D अलग होगा, देन मैन्युफैक्चरिंग अलग है, देन क्वालिटी कंट्रोल अलग है, क्वालिटी एश्योरेंस अलग है, और मे बी इससे भी ज़्यादा बहुत सारे अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो वर्क इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली में ये
किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्वालिटी कंट्रोल एरिया है, तो क्वालिटी कंट्रोल एरिया के लोगों के लिए वर्क इंस्ट्रक्शन अलग होंगे। उसमें ये क्लियरली डिस्क्राइब किया गया होगा कि किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कैसे एक्चुअली में परफॉर्म करना है। इट कंटेन्स बेसिकली डिटेल्स, है ना, इसमें एक्चुअली में डिटेल होगा। देन हाउ ईच टास्क टू बी डन, कैसे एक्चुअली में उसको परफॉर्म करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। और इसके लिए जो वर्क इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो थोड़े ज़्यादा डिटेल में होंगे। इसमें एक्चुअली में क्या होगा, डिटेल इंस्ट्रक्शंस आर देयर, डिटेल इंस्ट्रक्शंस आर गिवन एंड मे इंक्लूड डायग्राम्स, जॉब शीट्स एक्सेट्रा एंड जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द एसओपीज। तो जो एसओपीज होती हैं, अभी हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, एसओपीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो क्लियर इंस्ट्रक्शन होती हैं। तो इंस्ट्रक्शन क्या देती हैं, वो डिटेल इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे परफॉर्म करना है। सो दिस इज एक्चुअली दी वर्क इंस्ट्रक्शंस। तो ये वर्क इंस्ट्रक्शंस हो गए। तो ये हमारे जो हायरार्की आपने देख रहा होगा उसमें ये सेकंड लास्ट पोजीशन पे आते हैं। अब देखिए क्वालिटी मैनुअल बन गया, क्वालिटी पॉलिसी बन गई, फिर उसके बाद फिर जो थर्ड था दैट इज़ क्वालिटी प्रोसीजर्स आपने इस्टेब्लिश कर लिए। उसके बाद वर्क इंस्ट्रक्शंस आपने बना लिए, एसओपीज बना लिया, यानी कि आपने एक जो मेन जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी कर ली। उसके बाद क्या होगा कि वर्क एग्जीक्यूट होगा। वर्क जब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली आपको रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। और रिकॉर्ड्स इसीलिए आपने देखा होगा कि उस हायरार्की में सबसे नीचे वाले जो पोर्शन पे आपने रिकॉर्ड्स को देखा होगा। तो ये रिकॉर्ड क्या है, बेसिकली एविडेंट डॉक्यूमेंट है, ये एविडेंस है किसी भी काम एक्चुअली में आपका हुआ या नहीं हुआ, वो आप कैसे शो करोगे, आप रिकॉर्ड्स ही दिखाओगे ना, आप क्वालिटी मैनुअल तो नहीं शो कर सकते। इसीलिए रिकॉर्ड्स आर द एक्चुअली दी एविडेंस डॉक्यूमेंट्स दैट प्रूव दैट द क्वालिटी पॉलिसी, प्रोसीजर्स एंड वर्क इंस्ट्रक्शंस हैव बीन एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड एंड एज डायरेक्टेड, इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, देखो BMR है, QC टेस्ट है, देन वैलिडेशन डॉक्यूमेंट है। तो ये सब चीज़ें देखिए रिकॉर्ड्स में आ जाती हैं। कोई भी रेगुलेटरी एजेंसी आएगी तो इंस्पेक्शन करेगी तो वो ज़्यादातर क्या देखेंगे, वो रिकॉर्ड्स ही चेक करेंगे ना। तो इसीलिए रिकॉर्ड्स यहाँ पर एक फंडामेंटल जो बेस होता है उसको तैयार करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी हायरार्की ऑफ दी एनी these quality documents, and this is all about today's lecture. Hope you all have liked this video. So thank you friends. Jai Hind, Jai Bharat.